तो लेट्स स्टार्ट नेम ऑफ अल्लाह। और ये थोड़ा सा इंट्रो है अबाउट एफसीपीएस सिलेबस। आपका ये तो एमसीपीएस का भी सिलेबस, अगर आप एमएस के कैंडिडेट हैं तो ये एमएस का भी सिलेबस है, बिकॉज जो है सिलेबस एक है, लेवल ऑफ डिफिकल्टीज थोड़े से चेंज हैं। एमएस और एफसीपीएस का तो बिल्कुल सेम है, बट एमसीपीएस के लिए थोड़ा जो सिलेबस सेम है, बट जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी आप समझें थोड़ा सा डाउन है एज कम्पेयर टू एमएस या एफसीपीएस। ठीक है, बट कोर्स आउटलाइन में सबसे पहले बताने वाली हूँ, वो आप सबके लिए एक जैसी है। इफ यू आर एमएस कैंडिडेट, एमसीपीएस कैंडिडेट, आर एफसीपीएस कैंडिडेट। ओके, तो सबसे जो पहला काम है वो ये है कि कंसिस्टेंट रहें। ऐसा मत करें कि एक दिन बहुत पढ़ लिया, अगले दिन अगला पूरा हफ्ता आप लोग गायब है। कंसिस्टेंसी जो है ना वो वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर है जो कि आपकी फाइनल सक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी करें थोड़ा करें बट डेली करें। ये जो डेली करने की हैबिट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये करने की हैबिट इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपका मॉड्यूल चल रहा है, आपकी कोई टू डू लिस्ट चल रही है और आप वो नहीं कर रहे और आप उसको वीकली पे लेके जा रहे हो। अगर आप हफ्ते में 2 आवर्स पढ़ते हैं और डेली पढ़ती हैं, या महीने में आप पढ़ लेते हैं इकट्ठा बैठ के 1-2 दिन, तो ये जो डेली के 2 घंटे हैं बहुत बेहतर है। इससे आपकी मेमोरी जो है वो डेली रिफ्रेश होती है और आप उसको रिप्रोड्यूस करने लायक होते हैं। ठीक है, तो एक हैबिट बनाएं, एक रूटीन में आए और उसको फॉलो करें। आज के सेशन में आई विल ट्राई कि सिलेबस आउटलाइन बता दूं आपको। ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। अभी आप लोग अपना जो ये सफ़र है अपने एग्जाम का वो शुरू करने वाले हो, और ये वाली जो बात है ना सिलेबस आउटलाइन वाली बात, ये उन लोगों को भी नहीं अभी अच्छे से आइडिया जो अपना ये सफ़र खत्म कर रहे हैं, जिनका अभी करंटली एग्जाम भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू शुड बी वेरी प्रिसाइज कि आपने पढ़ना क्या और कहाँ से पढ़ना है। दूसरा ये कि मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पासिंग स्कोर क्या है, बुक्स क्या हैं, गाइडलाइन क्या है, ये भी मैं ऐड करूंगी। और इसके बाद फिर एक ब्रेक होगी नमाज की, और इसके बाद हम सीटीजी और ओब्स इमरजेंसीज का को स्टेप वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा जो तरीका है, यू यू हैव ऑप्ट एनी ऑनलाइन कोर्स, जो तरीका है वो मैं बता रही हूँ। एंड इफ यू आर डूइंग इट बाय योर ओन, इसमें बहुत सारी चीजें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी भी ऑनलाइन कोर्स को अगर फॉलो कर रहे हो, जो तरीका मुझे पसंद है, या मुझे लगता है, मैं 4-5 ईयर से पढ़ा रही हूँ, ऑनलाइन टीचिंग कर रही हूँ, तो जो मुझे लगता है कि ऑनलाइन लर्नर्स को जो स्टेप्स फॉलो करने चाहिए फॉर अ फ्लॉलेस प्लान, आई एम जस्ट शेयरिंग माई ओन। मे बी आपके मुझसे ज्यादा अच्छे हो, बट दीज आर माइन। सबसे पहला स्टेप ये है ना कि आप कोई भी वीडियो लेक्चर सुन लें। मैं अगेन इम्फेसाइज कर रही हूँ, जहाँ भी हैं जो भी ऑनलाइन कोर्स लिया है, सबसे पहला काम ये है कि वीडियो लेक्चर लें। ठीक है, आपको पता है इस हफ्ते आपने ये 3-4 टॉपिक्स पढ़ने हैं, या आपको एक प्लानर दे दिया गया। यूजुअली मैं अपने ऑनलाइन कोर्स में प्लानर दे देती हूँ किसी मॉड्यूल का कि ये टॉपिक्स करेंगे और ये 2 दिन में करेंगे, 1 दिन में करेंगे, और 14 डेज में ये मॉड्यूल हम कवर कर देंगे। उसके बाद 2-3 रेस्ट डेज होते हैं और फिर हम नेक्स्ट मॉड्यूल कवर करते हैं, और इस तरह हम 5-6 मॉड्यूल में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। तो लेट्स सपोज इफ यू हैव स्टार्टेड एनी मॉड्यूल, लेट्स सपोज आप लेबर स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें आपने नॉर्मल लेबर से स्टार्ट किया, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, नॉर्मल लेबर का लेक्चर सुन लें, वॉइस नोट सुन लें। लेकिन ये है उन लोगों के लिए जिन्होंने कोई ऑनलाइन कोर्स लिया है। वो लोग जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स नहीं लिया एंड दे आर सेल्फ लर्नर हैं वो, तो उनके लिए ये है कि वो डायरेक्टली स्टडी सोर्सेज उनको बताऊं कि हमने कहाँ से पढ़ना है ये। ठीक है, और ये आप पहले ही काम कर लेंगे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले, कि आपको पता हो कि सिलेबस क्या है और क्या स्टडी सोर्सेज हैं या रेफरेंस बुक्स हैं। ठीक है, तो आप एक दफा वहां से पढ़ लें। साइड बाय साइड आपने, इफ यू आर ऑनलाइन, यू हैव ज्वाइंड एनी ऑनलाइन कोर्स, तो आपने वीडियो लेक्चर सुन लिया, उसके साथ ही आपने दूसरे स्टेप पे पढ़ लिया। पेज मेमोरी बहुत जरूरी होती है। अब दोनों मेमोरीज मिल गई, ऑडियो वीडियो एंड पेज मेमोरी, 2 काम हो गए। फिर साइड बाय साइड आपने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। मीन्स इफ यू आर लिसनिंग अ लेक्चर, लेक्चर के दौरान आपको पता चलता है कि भाई ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपने राइट डाउन कर ली। या सेकंड स्टेप पे आपने स्टडी सोर्सेज से पढ़ ला। लेबर वैसे मैं गाइडलाइंस ही पढ़ाती हूँ, नाइस की या जीटीजी की गाइडलाइंस है, तो आपने वो गाइडलाइंस पढ़ ली। ठीक है, ईबीएम से भी पढ़ते हैं बच्चे, ईबीएम से पढ़ लिया, बट आपने हाईलाइट कर ली इंपॉर्टेंट चीजें। तो वो जो हाईलाइट की इंपॉर्टेंट चीजें और जो आपने लेक्चर से सुनी है, लेक्चर में ये फायदा होता है कि साथ के साथ आई यूज टू कोट रिकॉल्स एज वेल, कि ये रिकॉल है, ये रिकॉल है, ये रिकॉल है।
एज यू नो के 5-4 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो रिकॉल्स की जो जितनी भी बुक्स हैं दे बिलोंग्स टू मी, तो मुझे अंदाजा होता है कि ये रिकॉल्स आ रहे हैं, तो मैं वो कोट करती रहती हूँ। तो आप भी वो वहीं कोट कर लें कि भाई ये तो क्वेश्चन आ चुका है, तो आपके नोट्स बन गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बन गए और आपको भी पता चल गया कि ये एग्जाम क्वेश्चन हैं। ठीक है, लेकिन आपने नोट्स कैसे बनाने हैं? पहला पेज खाली छोड़ दें, इसमें आपने सारे फिगर्स इंसिडेंसेस भर देने हैं। मे बी अभी फर्स्ट रीडिंग में आप 5-6 इंसिडेंसेस लिखने के लायक हो, लेकिन सेकंड रीड में कुछ और आ जाएगा, थर्ड रीड में कुछ और आ जाएगा, तो पहला पेज पूरा छोड़ दें इंसिडेंसेस के लिए, किसी भी टॉपिक के लिए। ठीक है, और विच कैन बी इजिली टर्न अप। और इसकी भी एक वजह है, जब हम पूरा मॉड्यूल पढ़ लेंगे तो हम क्या करेंगे, उस पूरे मॉड्यूल के जितने भी इंसिडेंसेस हैं वो अलग से वो पेज जो है वो फाड़ लेंगे, और जो इंसिडेंसेस की बुक है वो अलग बन जाएगी, क्योंकि ये बहुत वोलेटाइल होते हैं इंसिडेंसेस। हर एग्जाम में आते हैं 5-6 क्वेश्चन इंसिडेंसेस से, अगर अच्छे रट्टे मारे हुए हैं, अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो या तो पूरे नंबर आ जाते हैं, पूरे नंबर चले जाते हैं। तो इसलिए आपने ये करना है, नोट्स बनाते हुए पहला जो पेज होगा उसको ब्लैंक छोड़ दें, और उसको इंसिडेंसेस या फिगर्स या परसेंटेजेस के लिए छोड़ दें। जो आपको लेक्चर से इंपॉर्टेंट परसेंटेजेस मिले या आपको पढ़ते हुए मिले वो आप उसमें लिख दें, लेकिन फिर भी बहुत सारी स्पेस छोड़ दें, क्योंकि आपने मल्टीपल रिवीजन्स करनी है, तो कुछ इंसिडेंसेस आते ही रहेंगे, या मे बी आपको ये पता चले कि ड्यू होस्ट में ये इंसिडेंस है इसी चीज का, और ईबीएम में ये, और गाइडन में ये, कि 3 चीजें कंपैरिजन में आपको करनी पड़ जाए, तो स्पेस होगी तो करेंगे ना। और फिर फाइनली जब वो मॉड्यूल खत्म हो गया, जितने भी इंसिडेंसेस थे पहले पेज वाले, आप चाहें तो इंसिडेंट्स की बुक ही अलग बना लें, वो सारे के सारे मतलब इकट्ठे हो जाएंगे, तो इट्स अप टू यू। अच्छा, लेकिन नोट्स बनाते हुए एडिशनल पेजेस छोड़ दें, फिर एंड पे क्या होता है, उसमें आप उसी में ऐड करते रहते हो, वो उस एंड पे फिर जब आपने लास्ट मिनट अपनी रिवीजन करनी होती है तो वो शक्ल ही नहीं देखी जाती नोट्स की उल्टी आती है देख के, इतने उसमें एरोज होते हैं छोटा मोटा साइड पे जा रहा है, तो भाई पहले ही अच्छे खासे पेजेस छोड़ दो। ठीक है, कंजूसी नहीं करनी इस पे। अच्छा, फिर पहला स्टेप था, आपने मैं लेक्चर सुन लिया मेरा, उसके बाद आपने आई विल सेंड यू हाईलाइटेड गाइडलाइंस, वो हाईलाइट्स पढ़ ली या ईबीएम से पढ़ लिया जो आपको पसंद आया, साथ के साथ नोट्स बना लिए और मैं तरीका बता दिया है। इसके बाद जो फोर्थ स्टेप है, आपने उसका क्विज अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब क्विज भी मेरी कॉल से ही बनाती हूँ यूजुअली, लेकिन ये क्विज जो है ना ओपन बुक स्टडी, ओपन बुक्स वाला जो होता है, कि नहीं आता तो बुक ओपन की और बस सॉल्व कर लिया, लेकिन ओपन ही कर रही हो ना बुक्स। ठीक है, पहले तो आपने स्ट्रेट स्टडी की थी, बट अब आप एक क्विज ढूंढने के लिए स्टडी कर रहे हो, तो आप ज्यादा पर्टिकुलर हो जाते हो अबाउट स्पेसिफिक थिंग्स, तो ये ज्यादा अच्छी स्क्रीनिंग हो जाती है। अच्छा, फिर आप उस क्विज की मेरी एक्सप्लेनेशन सुन लें, लेकिन फिर भी एक लेवल है, मैं भी समटाइम डिफरेंट अंदाज से सोचती हूँ, आप भी डिफरेंट अंदाज से सोचते हैं, और ये होते तो क्लिनिकल क्वेश्चंस हैं। सीपीएसपी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इंटरनेशनल एग्जाम्स के, ये क्लिनिकल क्वेश्चन देती है। बाकी एग्जाम्स में आपने देखा होगा वो बड़े थ्योरेटिकल होते हैं, बस गाइडलाइन फॉलो कर ली, रिकमेंडेशंस जो बस वो आराम से पास भी हो जाते हैं। हमारा जो पासिंग रेट वो इतना डाउन है इसलिए कि क्लिनिकल क्वेश्चंस होते हैं, क्लिनिकल सेंस अच्छी है तो फिर वो आप पास हो जाते हो, वरना मुश्किल हो जाता है। तो फिर आपने क्या करना है, जो क्विज था उसकी एक्सप्लेनेशन सुन ली, और फिर सुनने के बाद आप बहस भी करते हो कि नहीं ये क्यों है ऑब्वियसली बहस करनी भी चाहिए, जो जितनी बहस करता है वो उतना अच्छा लाइक बच्चा होता है मेरे नजदीक। तो ये आपका अब यहाँ तक पहुंच गए। पहला स्टेप ये था कि लेक्चर सुना, दूसरा स्टेप ये था कि पढ़ाई की, पेज मेमोरी बनाई, तीसरा स्टेप ये था कि नोट्स बनाए, चौथा स्टेप ये था कि उस टॉपिक का से रिलेटेड जितने रिकॉल्स थे वो सॉल्व कर लिए और सुन भी लिया, और फिर उनको डिफेंड भी किया, इफ यू आर्ग्यू भी किया, और फिर फाइनली आपको वो चीजें, अब इस लेवल तक आते आते ना आप काफी मैच्योर हो जाओगे, उस टॉपिक पे आपकी अच्छी ग्रिप हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, फिर जो ये वाला ग्रीन मैंने हाईलाइट किया है ना, ये दिस इज एन ऑप्शनल। इसमें ये है कि आई अज्यूम के जो लोग बच्चे भी एस कोर्सेज लेते हैं 6 महीने वाला स्टडी प्लान, ये वो बच्चे होते हैं जो मोटिवेटेड होते हैं बाकी लोगों की निस्बत, क्योंकि वो 6 महीने पहले स्टार्ट करना आसान काम थोड़ी है। मतलब अव्वल तो इंसान की नेचर ये है कि जब सर पे पड़ती है तभी बंदा पढ़ता है। ठीक है, 90%। अब 10% बच्चे जो पहले चाहते हैं ये काम स्टार्ट करना, ये वो बच्चे हैं जो हाईली मोटिवेटेड है, क्योंकि आपने 6 महीने पहले ज्वाइन किया है। ठीक है, तो अब आप चाहें तो अभी मेरे जो हैं एक्सटेंडेड टॉक्स काफी प्लान चल रहे हैं, फास्ट, रैपिड, एडवांस, बट इनमें जो भी मेरे बेस्ट एक्सटेंडेड शॉर्ट केसेस होते हैं ना, मैंने उनको जमा कर लिया है, दे आर अप्रोक्सीमेटली 30+।
तो इफ यू वांट टू आपने पूरा मॉड्यूल लेबर का पढ़ा है, आप चाहते हो कि साथ के साथ आपके एक्सटेंडेड टॉक्स या आपका क्लिनिकल एग्जाम भी निकले, थ्योरी भी निकले, मतलब एक ही गो में, तो आप चाहें तो ये 30 बेस्ट केसेस का पैकेज ले लें और उसी मॉड्यूल से जितने भी 5-6 शॉर्ट केसेस हैं आप उनको सुन लें, यू कैन लिसन देम। तो ये हो गया बिल्कुल फ्लॉलेस प्लान कि मींस आप बेहतर हो, आप ज्यादा नजदीक हो कि आप एक अटेम्प्ट में अपना थियरी भी निकाल सकते हो और अपना क्लिनिकल एग्जाम भी निकाल सकते हो, ठीक है। बट एस कोर्स का पार्ट नहीं है ये एक्सटेंडेड शॉर्ट कोर्सेज, ये डिफरेंट होते हैं। जब आप थियरी पास कर लेते हो तब आप जो क्लिनिकल शॉर्ट केसेस में एंटर होते हो, और ये भी शॉर्ट केसेस रिसेंटली ऐड हो गए हैं, पहले लॉन्ग केसेस थे, अब वो शॉर्ट केसेस हो गए हैं, ठीक है। बट आपको पहले से ही ओरिएंटेशन हो जाएगी कि भाई आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो दोनों स्टेप्स की तैयारी साथ साथ कर रहे हो। अच्छा, फिर इसके बाद कोई टॉपिक इस तरह आपने किया तो पूरे मॉड्यूल में जितने भी टॉपिक्स हैं, 12 टॉपिक्स हैं, लेट्स सपोज मैं दिखाती हूँ। लेट्स सपोज इफ आई विल से लेबर, तो लेबर में कितने टॉपिक्स हैं? लेबर डेफिनेशन, जब नॉर्मल लेबर, पेल्विस, फीटल स्कल, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, स्पेशल सिचुएशंस हैं, अब नॉर्मल लाया प्रेजेंटेशन के मसले हैं, ब्रीच, जीसीवी और ट्रांसवर्स लाया, शोल्डर डिस्टोशिया, ओब्सियर है, प्रीटर्म लेबर है, ठीक है, प्रॉम है, ट्रांसफियंस और ओब्सियर की वो पीपीएच की चीजें। तो ये कितने टॉपिक्स हैं? 1 2 3 4, अब ये कोई अप्रोक्सीमेटली 10-12 टॉपिक्स बन जाते हैं, ठीक है। तो अब इन 10-12 टॉपिक्स के ही जो हैं आपको एंड पे टाइम मिलेगा, मतलब अब लेबर करने के लिए कम से कम 2 हफ्ते हम इसको खत्म कर लेंगे। 2 हफ्ते के बाद आपको 2-3 दिन और मिलेंगे एडिशनल, ताकि आप अपने आप को रिवाइज कर लें, और साथ के साथ इफ यू आर इंटरेस्टेड तो सॉल्व लेबर रिलेटेड एक्सटेंडेड टॉक्स वो भी आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी जब हमारे ये सारे टॉपिक्स हो गए एक मॉड्यूल के, तो हम नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट कर लेंगे। लेबर के बाद हम स्टार्ट कर लेंगे परप्यूरियम, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक सेम पाथवे, पहले वही लेक्चर आएगा, वो लेक्चर सुने, उसके बाद पढ़ाई करें खुद अपने स्टडी सोर्सेज से, या आपको गाइडलाइन मिल जाएंगी हाईलाइटेड, वो हाईलाइट्स पढ़ लें, क्योंकि पूरी गाइडलाइन 200 पेज की पढ़ना तो बिल्कुल इंसेन होता है। तो एग्जेक्टिव समरी या अंदर से 2-5-6 चीजें होती हैं जो मुझे पता होता है, रिकॉल्स हैं, वो आपने पढ़ ली, साथ के साथ नोट्स बना लिए, पहला पेज खाली छोड़ा और आखिरी में भी 2-3 पेजेस खाली छोड़ दिए, पहला पेज इंसिडेंट्स के लिए छोड़ दिया, उसके बाद क्विज अटेम्प्ट किया, उसके बाद क्विज को सुना और डिफेंड किया अगर आपको किसी की में मसला था, और इस तरह उसके बाद आपने उसके एक्सटेंडेड शॉर्ट केसेस सुन ली और नेक्स्ट मॉड्यूल सेम पाथवे पे स्टार्ट हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, एक रिकैप सेशन होगा। लेट्स सपोज लेबर खत्म हुआ है, उसके बाद हम उसका रिकैप सेशन कर लेंगे एक, जिसमें आपके मसले मसाइल होते हैं। अभी रिसेंटली मेरा लेबर का मॉड्यूल मेरे पिछले सेशन के साथ स्टार्ट था, उसमें सीटीजी में बड़ा मसला हो रहा था, तो मैंने उनके साथ एक रिकैप सेशन रखा हुआ है जो कि आप लोगों के साथ भी हो जाएगा, राइट। तो इस तरह जो डिफिकल्ट टॉपिक्स होंगे वो लाइव हो जाएंगे, या हम इसमें पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं भी है तो क्विकली हम पूरा सेशन गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद सारे टॉप मॉड्यूल्स इस तरह हम रिवाइज करते जाएंगे, एक रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी, फिर हमारा रिवीजन सर्किट स्टार्ट होगा, सर्किट जिसे मैं 1 कहती हूँ। इसमें मजीद वो जो आपने खाली पेजेस छोड़े थे, आप मजीद रिफाइन करेंगे यूर नोट्स, ठीक है। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगी कि फर्स्ट रीडिंग में आप लेक्चर सुने, बार बार ना सुने, फिर आपके जो नोट्स हैं रिवीजन में वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, थर्ड सर्किट में फिर आप अपने नोट्स को रिफाइन करें। अब आपने पहले में भी 3 पेजेस के लेबर के नोट्स बनाए होंगे, फर्स्ट सर्किट में वो 2 पेजेस के रह जाएंगे, और थर्ड सर्किट में सिर्फ 3 एल्गोरिथम बचेंगे। इतना वो क्विक और रिफाइन और बिल्कुल कंसाइज कॉम्प्रिहेंसिव आपकी फ्लो शीट्स बन जानी चाहिए आपकी थर्ड रिवीजन में, या थर्ड रीडिंग में, या रिवीजन सर्किट 2 में, ठीक है। तो ये हम इस कोर्स में इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, पेपर वाइज रिवीजन भी होती है मेरी, बट मैंने पेपर वाइज रिवीजन को सेपरेट जो है वो रखा हुआ होता है अपने क्रैश कोर्सेज के लिए। और जो मेरे एस कोर्सेज होते हैं थ्योरी के, उसमें पूरी थ्योरी कवर कराती हूँ, टॉपिक वाइज रिकॉल कवर कराती हूँ, रिकैप सेशंस लेती हूँ, तो या मॉड्यूल क्विज ले लेती हूँ, उसमें आप 70-80% आराम से स्कोर करके पास हो जाते हो। बट इफ यू वांट टू सॉल्व पेपर वाइज रिकॉल सारे के सारे IIM, MCPS, FCPS के जो भी पास्ट 10 ईयर्स का पूल है, वो अगेन आप अपना जो है क्रैश कोर्स में करते हो। और जो क्रैश कोर्स में आप इतना पहले इतना एफर्ट कर चुके होते हो, तो यहाँ आपकी बड़ी फाइन लेवल पे ट्यूनिंग हो जाती है, ठीक है। अभी तो इस वो बच्चा जो इस तरह से स्टार्ट होगा, मैं आपको लिख के देती हूँ, आप बहुत डिफिकल्ट है कोई आपको फेल करे, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको फेल करने के लिए। और ऑब्वियसली आपका एग्जिट एग्जाम है, आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी रुकी हुई होती है इधर,
मैं तो जब पेपर पास नहीं होता या अभी पार्ट 2 चल रहा होता है तो शादियां नहीं अटेंड करते, घर नहीं जाते, बड़ी वो एक मतलब आई कैन अंडरस्टैंड, वो बड़ी डिफिकल्ट फेज होता है जिंदगी का, तो वो बहुत जल्दी आपका खत्म हो जाना चाहिए। और जल्दी खत्म कब होगा? जब आप आज अपना वाइज डिसीजन लोगे कि नहीं भाई 6 महीने ऐसे पढ़ना है कि दोबारा कभी नहीं पढ़ना, तो यस इन 6 मंथ आप ऐसे तैयारी कर सकते हो। ऐसे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जो आपको ऐसा तैयारी करवा सकते हैं कि आप एक गो में अपनी थ्योरी और वाइवा क्लियर कर सकते हो। आई हैव स्टार्टेड टू टीच इन 2018, अब 2022 है। 1000+ स्टूडेंट्स जो मेरे प्लेटफॉर्म से थ्योरी पास कर चुके हैं और 500+ ऐसे हैं जो कि प्रॉपर क्लिनिकल भी पास कर चुके हैं। नाउ दे आर वर्किंग एज कंसल्टेंट, और उसमें से हार्डली 25 लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट गो में पास हुए हैं। 25, अगर मैं 1000 की बात करूं तो 25 लोग मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं इन 4-5 ईयर्स में जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया। और उनसे जब मैंने आई यूज्ड टू आस्क हाउ दे डू दिस, वो यही था कि वो दे आर वेरी डिटरमिन्ड, दे वर वेरी फोकस्ड। उनको पता था कि एग्जाम एक ही दफा निकालना है, और वो साइड बाय साइड अपने जो थे दोनों पार्ट्स थ्योरी की और क्लिनिकल के साथ लेके चल रहे थे। और क्लिनिकल के साथ ले जाने का ना फायदा ये होता है कि क्लिनिकल सेंस अच्छी हो जाती है, और वो 20-30 क्लिनिकल क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें आपने कॉमन सेंस यूज करनी होती है, जिसे मैं क्लिनिकल सेंस कहती हूँ, वो उस बच्चे की अच्छी होती है जो पहले से ही क्लिनिकल के ट्रैक पे होता है। तो होपफुली आप भी इन 25 लोगों में ऐड हो और मजीद ये लिस्ट बढ़ती जाए, लेकिन अभी तक तो ये बड़ी शॉर्ट है। ठीक है, तो हाँ, अब स्टडी का पैटर्न जो है ना लिटरली 2022 में ड्रामेटिकली चेंज हो गया बिल्कुल। पहले तो लॉन्ग केसेस चल रहे थे, अब एक्सटेंडेड टॉक्स आए हैं तो बिल्कुल गाइडलाइंस आ गई हैं। जैसे कि MRCOG का एक पैटर्न होता है, आप समझे 80-90% वो CPSB हैज स्टार्टेड टू फॉलो इट। तो अब हम ऐसे ही ओल्ड बातें नहीं कर सकते। इफ यू आपको बड़े पसंद है आपको हाई रिस्क, लेकिन आप नहीं कर सकते। हाई रिस्क का एडिशन अपडेटेड नहीं है, फ्लॉज अपडेटेड नहीं है। 10 टीचर अंडर ग्रेजुएट लेवल की बुक है, इतनी गलतियां हैं इसमें। ड्यू हस्ट 2018 के बाद, आई थिंक 2019 में इसका एडिशन आया, उसके बाद नहीं आया। 2019 के बाद तो 20 गाइडलाइंस अपडेट हो गई हैं, वो कहाँ गई? EBM का एडिशन 2016 में आया, 17 के शुरू में आया, 17 के बाद 2022 5 ईयर हो चुके हैं, आधी से ज्यादा गाइडलाइन अपडेट हो चुकी हैं, आधी से ज्यादा। तो वो किधर गई? तो यू कांट पास जस्ट रीडिंग EBM DOS TPH, सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, आप IIM पास कर सकते हैं या कुछ और एग्जाम, बट MCPS MS FCPS मैं आपको लिख के देती हूँ, आप पास नहीं कर सकते अगर आप गाइडलाइन से अप टू डेट नहीं है। ठीक है, तो और एक और बात ये कि सिर्फ गाइडलाइन भी पढ़ लें, जैसे MRCOG वाले हैं ना, उनको नहीं पता EBM क्या होती है, दे नेवर रीड टेक्स्ट बुक्स, वो सिर्फ अपने स्टडी सोर्सेज गाइडलाइन रखते हैं और वो अपने एग्जाम पास कर लेते हैं। बट आप लोग नहीं कर सकते, आपने फिर भी EBM पढ़नी है, कोई ना कोई टेक्स्ट बुक पढ़नी है। तो आप लोगों पे दोहरी जिम्मेदारी है, आपने टेक्स्ट बुक भी पढ़नी है, आपने गाइडलाइन भी पढ़नी है। ठीक है, आप देखेंगे ऑब्वियसली हम क्रैश कोर्स में हैं, आप अपने सीनियर से ही पूछ रहे होंगे, कोई 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो गाइडलाइन से सॉल्व हो ही नहीं सकते, और जो 50 गाइडलाइन से सॉल्व होते हैं, बिलीव मी, वो EBM से सॉल्व नहीं हो सकते। तो साइड बाय साइड करेंगे EBM भी और गाइडलाइन भी। EBM और DOS में से प्लीज एक बुक चूज कर लें। मेरी माने तो EBM थोड़ी सी इजी है कंपेयर टू DOS, लेकिन DOS का एज ये है कि ये थोड़ी सी ज्यादा अपडेटेड है एज कंपेयर टू EBM। लेकिन कोई बात नहीं, जब गाइडलाइन पढ़नी है, जो अपडेट हुई है वो गाइडलाइन से ही पढ़नी है, तो फिर ठीक है EBM के साथ गाइडलाइन ऐड कर लें। दिस इज माई सजेशन। बाकी 10 टीचर MCPS के बच्चे जरूर पढ़ लें एक दफा, और इसका मतलब ये नहीं है कि इससे में से आएगा, इसका मतलब ये है कि आपकी फाउंडेशन अच्छी बन जाती है। बड़े बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं, अगर फाउंडेशन अच्छी हो तो कॉमन सेंस के तो लगाई और वो निकल जाते हैं क्वेश्चंस। आप देखेंगे इस किस्म के 2-4 भी हैं, लेबर में से ज्यादातर स्पेसिफिक आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। बाकी हाँ, अब गाइडलाइन की बात आ गई तो प्रिंटर की बात आ गई। अब देखें, प्रिंटर भी आपके स्टडी सोर्सेज का ना हिस्सा है। अब जब जो मार्केट में ग्रीन टॉप गाइडलाइंस बुक हैं वो लिखा होता है अपडेटेड टिल 2021, लेकिन ऐसा नहीं है। एक दो गाइडलाइन फिर भी नहीं होती उसमें, और जब तक आप एग्जाम दोगे जनवरी में जाके तो 5-6 और चेंज हो चुकी होंगी। तो मेरा मशवरा ये है कि प्रिंटर ले लो, जो पढ़नी है गाइडलाइन प्रिंट आउट कर लो। कलर प्रिंटर ज्यादा अच्छा है, हाँ ये इन्वेस्टमेंट है आई नो, बट आप चाहें तो प्रिंट करवा लें मार्केट से, या जो बुक्स अवेलेबल हैं अपडेटेड
2021-22 तक जितने भी गाइडलाइन ग्रीन टॉप का सेट है या नाइस का सेट है वो ले लें, इट्स अप टू यू। बट अपना प्रिंटर जो है इसका फायदा ये है कि मेरे स्मार्ट कार्ड्स होते हैं काफी, उनको आप पीडीएफ में कन्वर्ट करके उन स्मार्ट कार्ड्स को रीड आउट कर सकते हैं, बिकॉज पेज मेमोरी इज ऑलवेज बेटर देन हर दफा किताब बुक्स जो है मोबाइल से निकाल के पढ़ना। फिर वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है मोबाइल से पढ़ना या लैपटॉप से पढ़ना, मुझे हार्ड कॉपी से पढ़ना पसंद है, उस पर नोट्स बनाए जा सकते हैं, उससे ज्यादा मुझे अट्रैक्शन फील होती है। तो ये माई वे है, मे बी सब लोगों के लिए ये ऐसा ना हो। अगर आप पढ़ सकते हो ऑनलाइन सोर्सेज से ऑनलाइन ही और रिवाइज भी कर सकते हो तो अप टू, फिर ठीक है, इट्स ओके, फिर ना लें प्रिंटर, ना लें गाइडलाइन की जो बुक्स है, ठीक है। तो अच्छा, कुछ गाइडलाइंस की लिस्ट है होप्स की मैं बताने लगी हूँ। तो इनमें से कुछ ऐसी हैं जो कि ये लिस्ट मुझे, हाँ, अब स्टेरॉइड की गाइडलाइन है, ये नाइस की है। अच्छा, फिर एक एपीएच की गाइडलाइन है, पीबैक की है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की है, ब्रेस्ट कैंसर एंड प्रेगनेंसी की है, चिकन पॉक्स की है, एपिलेप्सी की है, पीसीवी की है, जीपीएस की है, इन्फ्लुएंजा की है, एचआईवी की है, आईयूडी की है, मलेरिया की 3-4 हैं, ठीक है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स का टोग है, मैनेजमेंट ऑफ वुमेन विद ओबेसिटी है, मैटरनल कोलैप्स है, इसके बाद ट्विन की गाइडलाइन है, ओब्स कोलिस्टेसिस है, ऑपरेटिव वजाइनल डिलीवरी है। इनमें से जो क्वेश्चन भी आएगा ना वो इन्हीं गाइडलाइन से सॉल्व कर सकते हैं, वो ईबीएम से सॉल्व भी नहीं होता, जो वो क्वेश्चन देते हैं जो उसमें होता नहीं है, ठीक है। तो ये गाइडलाइन इन्हीं, ये टॉपिक जो है ना इन्हीं गाइडलाइन से होंगे। प्रीवियस की गाइडलाइन अभी चेंज हुई है, 2014-11 की नहीं है, ये 2020 की गाइडलाइन है ये। पीपीएच की है, प्रीटर्म लेबर की है, रेड सेल एंटीबॉडीज की है, रिड्यूस पेडल मूवमेंट्स की है, रीसेस की है, सेप्सिस की है, सिकल सेल, शोल्डर डिस्टोशिया और यू नेम इट, जितनी भी गाइडलाइन है। तो ग्रीन टॉप गाइडलाइन अप्रोक्सीमेटली 40+ होती हैं, हम 40+ ही करेंगे, ठीक है। लेकिन हम सारी नहीं करेंगे, हम पूरी नहीं पढ़ेंगे पेज टू पेज, हम सिर्फ हाईलाइट्स पढ़ेंगे जो कि आई नो के दे आर रिकॉल, आई नो के दे आर नॉट एडेड इन ईबीएम, बाकी तो ईबीएम ही चलेगी। ओके, फिर नाइस की ये गाइडलाइन है, नाइस में सेक्शन डायबिटीज इन प्रेगनेंसी, हाइपरटेंशन, इंडक्शन ऑफ लेबर, एंटरपार्टम केयर, ट्विन और ट्रिपलेट्स की केयर और पोस्टनेटल केयर, और इसके बाद है जो सोशल फैक्टर्स हैं और प्रीटर्म लेबर एंड बर्थ है, ठीक है। ये नाइस से ही करनी पड़ेंगी क्योंकि आप देखेंगे कि डायबिटीज हाइपरटेंशन जो है वो सॉल्व होती नहीं ईबीएम से, क्योंकि इनकी रिकमेंडेशंस चेंज हो चुकी हैं, इतनी ज्यादा रिकमेंडेशंस हैं हाइपरटेंशन और डायबिटीज की जो चेंज हो चुकी है। एनीमिया अगेन एक कंट्रोवर्सी है, एनीमिया फिर हम सबसे ही करते हैं, हम नाइस से भी करेंगे, हम एसओजीपी से भी करेंगे, हम डब्ल्यूएचओ से भी करेंगे, बिकॉज एनीमिया हमारा पाकिस्तानी एनीमिया, इसको हर जगह से करना होता है। इसके बाद ये गाइडलाइंस हैं जीटीजी की और कुछ बैश की मिक्स हैं, ये गायनी के लिए हैं, ठीक है। इसमें एक टॉपिक आपको नजर आ रही है, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन नजर आ रही है, इसमें से आते हैं क्वेश्चन एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस का टॉपिक तो सॉल्व हो ही नहीं सकता विदाउट रीडिंग एचडी एंड नाइस, ठीक है। और लैप्रोस्कोपी के टोग आर्टिकल्स हैं, इसी तरह ब्लैडर पेन सिंड्रोम है, पोस्ट हिस्टेक्टमी वाल्व प्रोलैप्स है। अभी भी एफसीपीएस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो सिर्फ इसी गाइडलाइन से सॉल्व हो सकते थे, एबीएम से सॉल्व नहीं हो सकते थे। जैसे सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट फिक्सेशन कौन सी इंजरी करता है, कौन सी आर्टरी की, वो इधर ही गाइडलाइन से ही निकलेगा। या इन सर्जरीज के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनके मोस्ट कॉमन काजेज आते हैं या प्रेजेंटेशंस आती हैं, वो इन्हीं गाइडलाइन से होंगी। तो टेक होम मैसेज ये है कि गाइडलाइन करनी पड़ेगी, और ये जो मेंशन है ये सारी करेंगे, ठीक है, अलॉन्ग विद एबीएम। और इसी तरह गायनी के जो नाइस के टॉपिक्स हैं वो ओवेरियन कैंसर है और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, फर्टिलिटी, एंडोमेट्रियोसिस। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनकी गाइडलाइन डिफरेंट है, जैसे नाइस की एंडोमेट्रियोसिस गाइडलाइन भी है, नाइस की एशरी की भी गाइडलाइन है, दोनों करनी पड़ती हैं। जैसे रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस हैं, उसकी ग्रीन टॉप की गाइडलाइन है, बट जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो एशरी से हल होते हैं, तो वो मिक्स करनी पड़ जाती हैं, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्शन तो हो ही नहीं सकता विदाउट रीडिंग एफएसआरएच, क्योंकि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन या क्विक स्टार्ट कॉन्ट्रासेप्शन या ब्रीजिंग मेथड ये लिखे ही नहीं हुए ईबीएम में, और जो लिखे हुए हैं वो भी वो भी सही नहीं लिखे हुए हैं। तो ईबीएम तो बिल्कुल नहीं करनी है फार कॉन्ट्रासेप्शन, तो ये डायरेक्टली एफएसआरएच से ही होगी। कुछ अदर गाइडलाइंस हैं, ठीक है, जैसे ये ये इन्फेक्शन भी गाइडलाइन से होंगे। ईबीएम एंड यू टू मच कंफ्यूजिंग, वो आप किसी तरीके पे पहुंचते नहीं हो यार, वीवीएस करना है, एचवीएस करना है, एंडोसर्वाइकल स्वैब लेना है, क्या करें, यू स्टैंड नो वेयर। तो बेहतर है कि
डायरेक्टली गाइडलाइन से ही करेंगे बैच की। इन्फेक्शन के लिए बैच की गाइडलाइंस होती है। मैं गाइडलाइन का भी थोड़ा सा बताती हूँ कौन सी गाइडलाइन किस लिए होती है। अब ये फिगो की गाइडलाइंस हैं। अब ये जो गायनेकोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज होती है ना, हाँ ये सारी 2018 में चेंज हो गई है, 5 की 5। इसका मतलब है ईबीएम तो गई, इसका मतलब है ड्यूएस भी गई। ऑन्कोलॉजी आप पढ़ ही नहीं सकते इन बुक से, तो फिर कहाँ से पढ़ेंगे। तो फिगो मेन सोर्स है इसका। फिर ब्रिटिश सोसाइटी है गायनेकोलॉजी ऑन्कोलॉजी की, वो दूसरी वो है, उसके सिर्फ हम करेंगे फ्लो शीट्स। तो ये हमारा ऑन्कोलॉजी इधर से ही होगा। इसमें सर्विक्स कार्सिनोमा है, वल्वा का है, ओवरी का है, एंडोमेट्रियम का है, वजाइना का है, मोलर प्रेगनेंसीज है, ब्रेस्ट का है। और इसके अलावा फिगो अपार्ट फ्रॉम दिस के ऑन्कोलॉजी कवर करेगी। ये हमारी जो है टर्मिनेशन के मेथड्स भी कवर करेगी। माइजो देनी है, मिफेप्रिस्टोन देनी है, प्रीक्लेम्शिया के कुछ फ्लो शीट्स हैं वो भी फाइगो स्पिगो से करने पड़ेंगे। मॉर्बिडिटी प्लेसेंटा और इंटरपार्टम केयर थोड़े से इसके थोड़े थोड़े मतलब आई नो कि कौन से टेबल्स हैं जो करने हैं, वो भी हम फिगो से करेंगे। बिकॉज कुछ एमसीक्यूज हैं वो बगैर इसको पढ़े हल ही नहीं होते। लेट्स सपोज वो पीछे पड़ जाते हैं माइजोप्रिस्टोल के कि कौन सा रूट है, बक्कल है या सबलिंगुअल है। हालांकि आपको तो मुझे तो वैसे बक्कल और सबलिंगुअल एक ही जैसा लगता था। आफ्टर रीडिंग फिगो मुझे लगा ये दोनों डिफरेंट रूट हैं और उनके अपने जो है पीक वैल्यूज होती हैं, इनके आर्ट्स होते हैं और आपके क्वेश्चंस में आते हैं। तो सिलेक्टेड करेंगे। आप डरे मत प्लीज कि ये सारी गाइडलाइन मैडम पढ़ाएंगी, बिल्कुल भी नहीं। जो आपके रेलेवेंट टू एग्जाम है सिर्फ वही। बेसिकली मैंने आपको एविडेंस बेस ही कवर करानी है। 50% जो चीजें एविडेंस बेस में हो नहीं सकती बिकॉज वो गाइडलाइन जो है एविडेंस बेस छपने के बाद छपी हैं, तो सिर्फ वो करेंगे। और वो भी 200 पेज की। एचडी की गाइडलाइन 200 पेजेस की है, बिलीव मी। एचआईवी की गाइडलाइन पूरे 200 पेज की है। वो पॉसिबल ही नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन जो रेलेवेंट टू योर एग्जाम है वो आई विल कवर, और बिलीव मी 100% वो उधर से ही आता है। ठीक है। फिर ये फिगो की कैंसर रिपोर्ट्स हैं 2018 वाली। ये बताने का मकसद ये है कि जैसे वल्वल कैंसर्स हैं वो कितने डिफिकल्ट हैं, लेकिन अब 2018 के बाद बड़े इजी हो गए हैं। अभी 2021 की गाइडलाइन बिल्कुल इजी हो गई है उसकी। तो ये हमारा गुजारा नहीं है। तो हमारा गुजारा ऑन्कोलॉजी का बगैर गाइडलाइन के नहीं है। और हमारा गुजारा जो है जनरल गायनी और जनरल ओब्स का भी बगैर गाइडलाइन के नहीं है। बाकी चीजें हम कवर कर लेंगे अपनी ईबीएम से। ठीक है। मैंने सिर्फ फिगो के 2-4 आपको फ्लो शीट्स बताई हैं जो कि हम करेंगे। अब जब हम करते हैं फिगो करते हैं, फिगो में हमें ये पॉइंट नहीं पता चलता कि मिड लाइन जब ये जो लिम्फ नोड बायोप्सी होती है वो करनी है, तो मिड लाइन लीजन में अगर वो नेगेटिव आती है तो यूनिलैटरल करेंगे या बाइलैटरल करेंगे। ये मुझे कहीं से नहीं मिला, बिलीव में। एंड ये मुझे ब्रिटिश गायनेकोलॉजिकल कैंसर सोसाइटी से ही मिला है फ्लो शीट। ठीक है। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो कि हमें फिगो से नहीं मिलेंगी, हम ब्रिटिश गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी BGCS से करेंगे। ठीक है। लेकिन डो नॉट वरी, सिर्फ टेबल्स हैं कुछ जो कि मुझे पता है कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक टेबल है, जैसे कुछ क्वेश्चंस के लिए हमें देखनी पड़ेगी। ठीक है। चलें बाकी, हाँ टोग आर्टिकल मैं आपको बता दूं। टोग आर्टिकल यूरेटर, इसके अलावा टोग के अलावा हो ही नहीं सकता। और यूरेटर इतना इंपॉर्टेंट है एफसीपीएस के लिए जैसे कि एनीमिया और डायबिटीज ओब्स में। ठीक है। लेप्रोस्कोपी के 3-4 टोग आर्टिकल हैं। लेप्रोस्कोपी प्रेगनेंसी में, लेप्रोस्कोपी प्रीवियस कार में, डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी, थेरापेटिक लेप्रोस्कोपी। ठीक है। और ये सारे आते हैं। लेप्रोस्कोपी बड़ा इंपॉर्टेंट है ऐसी कॉम्प्लिकेशंस। कार्डियक में पीसीएम का टॉक बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूटीआई का टॉक बड़ा इंपॉर्टेंट है। पीसीओ में और स्टीराइड के रेस्टमा के टॉक आर्टिकल्स हैं, मेडिकल डिसऑर्डर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसको गाइडलाइन ही नहीं है। ठीक है। पेल्विक वेन थ्रोम्बोसिस पे कितनी इन्वेस्टिगेशन पूछते हैं, कब एम्ब्रियोग्राफी करानी है, कब डॉपलर कराना है, डोप्लेक्स कराना है, वो बात हल ही नहीं होती बगैर डूइंग दिस टोग आर्टिकल। ओवेरियन टॉर्जन के अभी एमसीपीएस में इतने सारे क्वेश्चंस आए हुए थे, बगैर डूइंग दिस टोग आर्टिकल सॉल्व ही नहीं होता और ये लिखा भी नहीं हुआ एविडेंस बेस में आईबीएम में। रिप्रोडक्टिव लाइफ में, टीनेज लाइफ में जो सिस्टम का क्या करना है, प्रेगनेंसी में जो ओवेरियन सिस्टम का क्या करना है, सेक्शन में जो सिस्टम्स का क्या करना है, वो बगैर टोग आर्टिकल के होता ही नहीं है। क्योंकि जीटीजी और नाइस ने सिर्फ जीटीजी ने सिर्फ प्री मेनोपॉजल और पोस्ट मेनोपॉजल सिस्ट ऐड किया और पोस्ट एग्जाम में वो प्रेगनेंसी का। तो फिर इसके लिए हमें कुछ टोग आर्टिकल करने पड़ेंगे। इसके अलावा यूट्राइन एनोमलीज का भी टोग आर्टिकल करना पड़ेगा और प्रीकॉशियस पुबर्टी के लिए भी टोग आर्टिकल करेंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है आई विल कवर। सारा कुछ कवर नहीं कराऊंगी, वरना तो ये आपको होगा भी नहीं के साथ में ईबीएम भी करे और फिर अलग से ये सब चीजें करें। तो आशा की गाइडलाइन, एक्चुअली गाइडलाइन बहुत अच्छी है एंडोमेट्रोसिस के लिए और प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर के लिए। रिकन प्रेगनेंसी लॉसेस में सिर्फ इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़ेंगी जहां आपको मसला होता है कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज में बैलेंस ट्रांसलोकेशन है या वो रेसिप्रोकल है और
कब कब उनको कैसे लीड करना है, किसकी साइटोजेनेटिक एनालिसिस कराना है, क्योंकि जेडीजी में तो मेंशन कर दिया है कि ये मोस्ट कॉमन है बड़ा सारा बना के, लेकिन एमसीक्यूज हल करते हुए हम एपीएलएस एपीएलएस करते रहते हैं, तो वो क्यों करते हैं? तो वो आपको एशरी से ही सॉल्व होगा कि ऑल्दो दे आर कॉमन बट क्लिनिकली वो एप्लीकेबल ही नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशन करना उनका फायदा नहीं है, अगर करनी भी है तो फिर कौन सी करनी है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो हमें एशरी से पता चलेगी। फिर एशरी की और भी गाइडलाइंस हैं अपार्ट फ्रॉम एंडोमेट्रियोसिस, बट हम एंडोमेट्रियोसिस करेंगे। इसके अलावा इसकी जो गाइडलाइंस हैं वो काफी हैं, लेकिन एशरी ने यूरोपियन सोसाइटी ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव एंड एम्ब्रियोलॉजी की को कवर करती है, यूरोपियन गाइडलाइंस हैं बेसिकली, दे वो नाइस इन्फ्लुएंस नहीं करती इनको। हाँ, नाइस की बहुत सारी बातें जो कि नाइस ने खुद नहीं लिखी, जैसे इक्सी कब करना है, आईवीएफ कब करना है, वो हम एशरी से उसका रेफरेंस लेते हैं और वो कुछ नहीं कहते इस पे, ठीक है। तो टर्नर सिंड्रोम है, एंडोमेट्रियोसिस है और रिकरेंट प्रेग्नेंसी लॉसेस, ये हम एशरी से करेंगे, बाकी कवर जेटीडी से ही हो जाएगा। तो बेसिकली वी विल कवर मॉड्यूल्स इन 2 ways, ठीक है। आई थिंक यू शुड कवर मॉड्यूल इन 2 ways। अगर आपने 6 महीने एग्जाम से पहले, यू आर सो मच डेडिकेटेड, आपको थ्योरी और क्लिनिकल साथ लेके चलना चाहिए, आप ऐसा कर सकते हो। मे बी जो मुझे मेरा ये सिलेबस का सेशन सुने एग्जाम से 3 महीने पहले, तो प्लीज प्लीज उस वक्त क्लिनिकल की जान छोड़ दें, क्योंकि 3 महीने में तुम लोग थ्योरी कर लो तो बड़ी बात है, बट यू पीपल हैव एनफ टाइम करंटली, आपके जनवरी एग्जाम में अभी है आपके पास 6 month प्लस, तो यस यू कैन कवर योर क्लिनिकल एज वेल। बाकी ग्रीन टैब गाइडलाइन के पीडीएफ मिलेंगे हाईलाइटेड, जो अगर प्रिंटर होगे तो आप उसको निकलवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ना इसके बारे में बैश इन्फेक्शन के लिए करेंगे जस्ट, एफएसएच कॉन्ट्रासेप्शन के लिए करेंगे और विजाइनल डिस्चार्ज के लिए करेंगे। विजाइनल डिस्चार्ज बिलीव मी आपकी जिंदगी सुकून में आ जाएगी एफएसएच के एफएसएच से पढ़ के, वरना तो ऐसे घूमते रहते हो यार, कौन सा कॉमन डिस्चार्ज है, किस में क्या चल रहा है, किस रिकरेंस किसकी हो रही है, किस पे ओरल रखना है फंगल, किसी में आईवी, किसी में लोकल रखना है, क्या चल रहा है, ये कवर ही नहीं होता। जब मैंने एफएसएच से पढ़ा देन आई वाज क्लियर कि क्वेश्चंस कहाँ से बन रहे हैं। तो क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं विजाइनल डिस्चार्ज के, वो एफएसएच से बन रहे हैं। ईबीएम और ड्यूहस में बस आप घूमते रहते हो। ऑन्कोलॉजी फिगो से करनी है, बीसीएचसी से करेंगे। और अब हमने क्या करना है, मैंने तो सिलेबस बता दिया आपको, ठीक है, बिल्कुल ये ऐसा ही है। हाउएवर हम कैसे सिलेबस को कवर करेंगे, तो मैंने इस पूरे एंटायर सिलेबस को अपने हिसाब से ना 8 मॉड्यूल में डिवाइड किया है, ठीक है। लेबर, मेडिकल डिसऑर्डर, फेटल मेडिसिन, जनरल ओब्स, जनरल गायनी, इन्फेक्शन, ऑन्कोलॉजी एंड यूरोगायनी, और इसके बाद आप करते हैं पहली रिवीजन और दूसरी रिवीजन और आप एग्जाम में बैठ जाते हैं, ठीक है। तो ईच मॉड्यूल को अगेन टॉपिक में डिवाइड किया है। तो जनरल गायनी ओब्स का जो टॉपिक है मेरे हिसाब से नॉर्मल फिजियोलॉजी और प्रेगनेंसी पढ़ाऊंगी, टेट्राडोजेनेसिटी, इसके प्रिंसिपल्स भी आ जाते हैं, और ड्रग कैटेगरीज एफडीए से अप्रूव्ड वो पढ़नी पड़ती है, एंटीनेटल केयर पाथवे, और एपीएच, एब्डोमिनल पेन, स्मोकिंग, मेडिकेशन प्रेगनेंसी में, कुछ ड्रग्स हैं, कुछ अल्कोहल मिसयूज पे क्वेश्चंस आते हैं, कितने यूनिट लेने हैं, प्रेगनेंसी में कितने लेने हैं, इफ यू वांट टू गेट प्रेग्नेंट तब कितने लेने हैं, ये भी रोला होता है, ये सारी चीजें। और मेलिग्नेंसी विद प्रेगनेंसी को कैसे अप्रोच करना है जनरली, बाकी तो ऑन्कोलॉजी के साथ ही करेंगे। लेट्स सपोज सीए सर्विक्स पढ़ेंगे तो सीए सर्विक्स प्रेगनेंसी में आता है तो साथ ही पढ़ लेंगे, एंडोमेट्रियल सीए पढ़ेंगे तो सीए सर्विक्स प्रेगनेंसी में कैसे आता है तो वो तभी कवर होगा। जैसे ओवेरियन कैंसर प्रेगनेंसी में हो जाए तो कैसे कब कब टर्मिनेट करना है प्रेगनेंसी को और कैसे करना है, ठीक है। या ब्रेस्ट कैंसर प्रेगनेंसी में आ जाए तो वो कैसे करने हैं, ठीक है। फिर पोस्ट जनरल ओब्स में ही मैंने पोस्टमार्टम कुछ टॉपिक्स ऐड कर दिए, जैसे पोस्टमार्टम कोलैप्स, पायरेक्सिया, डिस्टर्ब मूड एंड प्रॉब्लम्स विद ब्रेस्ट फीडिंग, ये टॉपिक्स जनरल ओब्स में आपके कवर हो जाएंगे। मेडिकल डिसऑर्डर में हम एनीमिया करेंगे, एनीमिया के लिए हम पढ़ेंगे एसओजीपी और जो इसकी ब्रिटिश सोसाइटी ऑफ हेमाटोलॉजी की गाइडलाइन है आरसीओजी की, वो दोनों कंबाइन करके मैं थोड़े से डिफरेंसेस एंड डेफिनेशंस के और कब आईवी देनी है और कब पैक्सल देनी है वो भी साथ साथ कर लेंगे। क्रॉनिक हाइपरटेंशन नाइस से ही करेंगे, प्रीक्लैम्सिया नाइस से ही करेंगे, डायबिटीज नाइस से ही करेंगे, ऑटोइम्यून कंडीशंस ईबीएम से करेंगे, जेस्टेशन डायबिटीज अगेन नाइस से करेंगे, कार्डिक डिजीज ईबीएम से करेंगे और इसके टोग आर्टिकल है, और नेल्सन कैथरीन से करेंगे। थायराइड डिजीज जो है वो ईबीएम से ही काफी है, हेमाटोलॉजिकल कंडीशन ईबीएम से ही करेंगे, रीनल डिजीज ईबीएम से ही करेंगे, लीवर एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज ईबीएम से ही करेंगे,
डर्माटोलॉजिकल कंडीशंस ईबीएम से ही करेंगे, रेस्पिरेटरी कंडीशंस, अस्थमा के तो ये पीछे पड़ गए हैं ना अब, तो इसलिए हम ये थोड़ा नेल्सन से भी करेंगे और थोड़ा टोक से भी करेंगे। न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हम सिर्फ ईबीएम से ही कवर करेंगे। फेटल कंडीशंस, बायोकेमिकल स्क्रीनिंग, अल्ट्रासाउंड स्क्रीनिंग, इन्वेजिव नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल डायग्नोसिस, ये सारा ईबीएम से कवर करेंगे। अंडरस्टैंडिंग जेनेटिक्स ईवीएम से कवर करेंगे। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ फेटल लॉस ईवीएम से ही कवर होगा। मल्टीपल प्रेगनेंसी जो है इसकी गाइडलाइन ही होगा 2016 की, वो ईवीएम में अपडेटेड नहीं है। फेटल इन्फेक्शंस ये गाइडलाइन से ही होगा, ये मुश्किल है, ईवीएम से कवर नहीं हो सकता, और जो कवर होता है उससे एमसीक्यू नहीं हल होता। फिर टेस्ट ऑफ फेटल वेलबींग है, इस पे ये मल्टीपल सोर्सेज से करने पड़ेंगे। आईयूडीआर बिल्कुल गाइडलाइन से करते हैं, ये हो ही नहीं सकता अपार्ट फ्रॉम गाइडलाइन। इसके अलावा लाइकर इश्यूज सिर्फ ईबीएम से, हाइड्रोप्स ईबीएम से, रूटीन इंट्रापार्टम केयर नाइस से ही करनी पड़ेगी। आईयूडी सिर्फ गाइडलाइन से होगा, बिलीव मी, वरना ये बहुत बड़ा मसला बन जाता है कि आईयूडी है और प्रीवियस स्कार है और फोलिस डालना है और फिर माइजो देनी है, इसी में उलझ जाते हो। तो सिर्फ गाइडलाइंस है, ठीक है। जेटीजी की और नाइस की 2 गाइडलाइन है। पेरिनेटल एस्फिक्सिया ईबीएम से, न्यूनेटल रिससिटेशन ओनली ईबीएम से, कॉमन न्यूनेटल प्रॉब्लम ओनली ईबीएम से, पेरिनेटल मोर्टेलिटी ओनली ईबीएम से। अब इनकी जो डेफिनेशन फार्मूले हैं वो डब्ल्यूएचओ का थोड़ा डिफरेंट है, रेट और रेशियो का वो ईबीएम में थोड़ा डिफरेंट है, वो दोनों साथ ही करेंगे देख के। लेबर के लिए मैं कहूंगी कि सिर्फ मेड होम का मॉड्यूल कर लें, इसके अलावा कुछ ना करें, क्योंकि ये बहुत एमसीपीएस के लिए तो 50% क्वेश्चन लेबर से आते हैं, एफसीपीएस में 30% आते हैं और आईएमएम में तो 70% आते हैं। मैं हर किस्म के एग्जाम में लेबर बहुत इंपॉर्टेंट है और यू कैन नॉट कवर इट ओनली बाय रीडिंग ईबीएम। तो इसके लिए बस मैंने अपने कुछ कार्ड्स बनाए हुए हैं, जो कि ऑब्वियसली बैक रेफरेंस उनका नाइस और जेटीजी है, करेंगे, ठीक है। प्रीटर्म लेबर, पीप्रॉम, इनकी गाइडलाइन भी बाय द वे चेंज हो गई है, बिल्कुल चेंज हो गई है। नो बुक कैन कवर दीज। एपीएच की गाइडलाइन चेंज हो गई है, सिर्फ गाइडलाइन से होगा। इसके अलावा मेल प्रेजेंटेशन, प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी, या प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी यस वी कैन डू फ्रॉम ईबीएम। बच्चों के प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी में भी इंडक्शन करनी, इंडक्शन चेंज हो गई है, तो इसलिए बेहतर है प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी भी गाइडलाइन से करना। फिर इंडक्शन बिल्कुल गाइडलाइन से, क्योंकि अब काफी चेंज हो गई है इंडक्शन ऑफ लेबर की गाइडलाइन, बिल्कुल चेंज हो गई है, मतलब बिल्कुल ही चेंज, तो गाइडलाइन से करेंगे। मैनेजमेंट आफ्टर प्रीवियस सीजरियन सेक्शन इतना बड़ा हेडेक है, ये सिर्फ गाइडलाइन से ही सॉल्व होता है। पुअर प्रोग्रेस इन लेबर, उफ, इसमें जो बच्चे आईएम करके विलियम पढ़ के आए हुए होते हैं वो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, और फिर अब लेबर केयर गाइड भी आ गई है। पुअर प्रोग्रेस कब कितने सेंटीमीटर पे क्या एक्शन करना है, ओनली फ्रॉम नाइस, अदरवाइज डिफिकल्ट है, ठीक है। 9 सेंटीमीटर है, अभी पेशेंट 2 घंटे से है, तो सेक्शन नहीं बन सकता है, तो फर्स्ट स्टेज ही ना। तो देखो कॉन्ट्रैक्शन अच्छी हैं, सीबीडी तो नहीं है, एआरएम तो नहीं हुआ हुआ, कर दो फिर देखो ना। तो इस तरह ना नाइस से करेंगे इसको। फेटल कंप्रोमाइज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, ईबीएम से काफी है। ओब्स एनेस्थीसिया एनाल्जेसिया ईबीएम से ही काफी है। सिजेरियन सेक्शन सिर्फ नाइस से करेंगे। फेटल कंप्रोमाइज इन सेकंड स्टेज ऑफ लेबर काफी है ईबीएम इसके लिए। शोल्डर डिस्टोशिया बिल्कुल गाइडलाइन है, बिकॉज आप वो हेल्पर निमोनिक फॉलो करते हो, और वो भी हेल्पर में भी खैर कोई मुझे मसला नहीं है, वो आरसीओजी भी हेल्पर ही फॉलो करती है, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ अटक जाते हो कि सुप्रापेबिक प्रेशर देना है या मैक्रोबिट बनाना है। हालांकि सुप्रापेबिक प्रेशर तो जस्ट असिस्ट करता है, मैक्रोबिट को मैक्रोबिट ही करना होता है, बिकॉज आपको बुलाया ही आफ्टर कॉल फॉर हेल्प किया है, तो फिर आप कॉल फॉर हेल्प पे चले जाते हो। तो एल्गोरिथम को पढ़ना भी एक आर्ट है। आप एल्गोरिथम खुद से पढ़ोगे तो आप, मैं आपको कहती हूँ, आप ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर एल्गोरिथम आप मुझसे पढ़ोगे तो सॉल्व करोगे। चलो, इंस्ट्रूमेंटेड डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली मेडहोम कार्ड्स। ब्रीच प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में सेक्शन और स्पॉन्टेनियस लेबर समझ ही नहीं आता। नोबडी कैन टीच यू द गाइडलाइन द वे आई विल टीच यू। पेरिनेल ट्रामा नोबडी कैन टीच यू, वो आपको सब यही बताएंगे फोर्सेप मोस्ट इम्पोर्टेंट काज है, नहीं प्राइमरी ग्रेविड है, हालांकि है नहीं। चलो, इन्फेक्शन तो बहुत मेरे फेवरेट है, एक्सेप्ट यूटीआई, सब चीजें इन्फेक्शन में ही करवाऊंगी। अर्ली प्रेगनेंसी के इन्फेक्शन डिफरेंट है, एयर डिलीवरी इन्फेक्शन अप्रोच डिफरेंट है, नॉन एसटीडी के इन्फेक्शन डिफरेंट है, एसटीडी के इन्फेक्शन डिफरेंट है, रैश और अल्सर के थ्रू इन्फेक्शन की अप्रोच डिफरेंट है। एनॉमलीज हर इन्फेक्शन नहीं कराता, बट जो कराता है उनके लिए अप्रोच डिफरेंट है, ठीक है। वेजाइनल डिस्चार्ज को कैसे प्रोसीड करना है, वायरल इन्फेक्शन कौन कौन से हैं, बैक्टीरियल कौन से हैं, पैरासिटिक एंड फंगल कौन कौन से हैं, वो मैंने मॉड्यूल डिफरेंट कर दिया, क्योंकि एक ही दफा कर लें इन्फेक्शन से, वरना तो हर मॉड्यूल में आ रहे होते हैं, फिर हैप्पी जड़ हो जाते हो। तो
एक ही आपका मुंह का जायका जो है ना वो चेंज नहीं होगा और एक ही दफा में कर लेंगे। यूटीआई यूरोगाइनी में पढ़ाऊंगी क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ ही करेंगे यूरोगाइनी। अच्छा, अर्ली प्रेगनेंसी में एक टॉपिक PUL प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन, मिसकैरेज, ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम, हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम, मोलर एंड अर्ली स्कैन वैल्यूज, ये सारा का सारा गाइडलाइन से ही होगा, इसके अलावा हो ही नहीं सकता। बट एक्टोपिक और मोलर अपार्ट फ्रॉम गाइडलाइन कुछ चीजें जो हैं हमें डी हर्स्ट से करनी पड़ेंगी और EBM से भी करनी पड़ेंगी क्योंकि बड़ा एक्सटेंसिव पूछते हैं ये इसके लिए। फिर जनरल जो है गाइनीस में नॉर्मल एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ जेनिटेलिया, कैरोटाइपिंग प्रॉब्लम्स, मेनार्की प्रॉब्लम्स, कॉन्ट्रासेप्शन और फाइब्राइड्स और एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, नॉर्मल कंसेप्शन, ART, हिर्सुटिज्म, वेट, ये जनरल गाइनी का मॉड्यूल भी बेसिकली मैं अपना ही प्लान करती हूँ क्योंकि बहुत सारी जगहों से देखना पड़ता है स्टीरॉइड का पाथवे और इसकी अप्रोच, PCO की अप्रोच, किसमें OCP देनी है, किसमें डायन देनी है, किसमें प्रीकॉक्शियल पुबर्टी में सेंट्रल देखना है, किसमें आइसोलेटेड में क्या करना है, बहुत डिफरेंट हो जाता है। वो बहुत सारी चीजें मिलानी पड़ती हैं। टोक आर्टिकल को भी एडोलेसेंट गाइनी ड्यूहर्स का भी बना जो है इस्तेमाल करना पड़ता है कुछ पार्ट। EBM नहीं मैं पढ़ाती इसमें जनरल गाइनी में यूजुअली। तो ये जनरल गाइनी में बहुत सारी गाइडलाइन का ना कॉम्प्लिकेशन है ये, बट मुझे पता है कि मैं आपका पेपर पास हो जाएगा जितना आपको कवर कराऊंगी और वो काफी है, अदरवाइज तो जनरल गाइनी करने में ही साल लग जाएगा। चलें फिर यूरो गाइनी में मीनोपाज, HRT, ये यूरो गाइनी भी मेरी अपना ही एक स्पेसिफिक मॉड्यूल है जिसमें बहुत सारी चीजों को कंबाइन करके यू कैन अप्रोच योर एग्जाम में ऐसे पढ़ाती हूँ। वरना इसमें बहुत सारी चीजें हैं, नाइस, GTG, टोग आर्टिकल और वेरियस अदर सोर्सेज एंड टेक्स्ट बुक्स, सबको मिक्स करके फ्यूज करके ये कंप्लीट करना पड़ता है। दैट आफ्टर दिस यू विल बी एबल टू अप्रोच एग्जाम, अदरवाइज सिर्फ गाइडलाइन से ये मॉड्यूल निकलेगा आपके एग्जाम में और ना ही सिर्फ किसी एक बुक से निकलने वाला है। ऑन्कोलॉजी में प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस और मैलिग्नेंट कंडीशंस है, मैंने आपको बोला है कि इसके लिए तो सिर्फ गाइडलाइन ही करनी है। गाइडलाइन कौन कौन सी? फिगो एंड ब्रिटिश सोसाइटी ऑफ गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी, बस दो और कुछ भी नहीं, नथिंग। हाँ, NHS का जो अपना सिन का है गाइडलाइन 2020 की, वो एडिशनल है। इसके बाद हाँ, अब जो आपसे कहेंगे इतनी सारी गाइडलाइन पढ़नी है तो MRCOG कर लें, हाँ आप कर सकते हैं MRCOG। इसमें मजीद अगर आप साइंटिफिक इम्पैक्ट पेपर 2-4 और आर्टिकल EM की बुक ऐड करें तो इतनी सारी मेहनत तैयारी के बाद आप MRCOG भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए ये है कि मेड होम का जो MRCG2 का सेशन हुआ है उसकी रिकॉर्डिंग मैंने बिल्कुल फ्रीली अपलोड कर दी है यूट्यूब चैनल पे मेड होम ई-लर्निंग के। तो 90+ लेक्चर्स हैं तो आप वो सुन लें। अगर आपने साथ साथ FCPS के MRCG2 पे निकालना है तो इतना पढ़ने के बाद आप निकाल सकते हो। इसके बाद है जनाब हमारा टॉपिक आज का, वो है CPG और OBR। आफ्टर ब्रेक हम करेंगे इसको। आपकी कोई क्यूरी है तो बता दें। नो क्यूरी। तुम सब गूंगे तो नहीं हो? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हीरा। वालेकुम सलाम, कैसी हो दिला? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं तो अभी रिटर्न की तैयारी तो नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे ही जब मैं आपका लिंक देखती हूँ तो मैं एवं ज्वाइन कर लेती हूँ। चलें आपसे कोई काम की बात सुन लूंगी। तो मैं डरा ही दिया फिर सिलेबस बता के। नहीं, मैं डरी नहीं हूँ, बस एक क्वेश्चन मेरे जहन में हमेशा से आता है। अभी आपने भी जिक्र किया तो वो दोबारा से मेरे जहन में आया। मैं इस पर सोचती भी होती हूँ लेकिन मुझे कोई ऐसा आंसर नहीं मिला। शायद आपसे बात करके कुछ क्लियर हो जाए। ऐसे क्यों होता है कि हम लोगों को हमेशा से टेक्स्ट बुक से ही स्टार्ट करना होता है, जबकि मैंने जब सऊदीया में काम किया था जितने MRCOG के कैंडिडेट्स थे वो सब के सब गाइडलाइन से स्टार्ट करते हैं और वो पास भी हो जाते हैं। तो हम लोग हाँ, क्यों नहीं ऐसे कर सकते? अगर हम ऐसे करेंगे क्या हम पास नहीं होंगे? नहीं नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन ना पास होते नहीं है। अभी आपने पूल, आप पेपर दे लो थोड़ा सा फिर बात करो। नहीं, ये CPSP का पैटर्न ऐसा इस वजह से ऐसे होता है या फिर ये हम लोग डेफिशिएंट होते हैं, हमको बिल्कुल ABC से स्टार्ट करके वहां पहुंचना होता है? यानी कि प्रॉब्लम होती कहाँ पर है? मुझे ये समझ नहीं नहीं देखो, आती टेक्स्ट बात। बुक पढ़ लेना, क्या होता है, वो चाहते हैं आप टेक्स्ट बुक पढ़ें। देखिए टेक्स्ट बुक में ना मैंने गाइडलाइन में मैं MRC आपको का बताऊं। कोर्स ज्वाइन किया था। उन्होंने फर्स्ट सेंटेंस जो बोला था ना, जो अभी तक मेरे जहन में वो स्ट्राइक करता है और मैं सोचती हूँ पता नहीं मैं क्यों बुक्स खोल के बैठती हूँ। उन्होंने कहा था कि थ्रो योर ऑल बुक्स। आपने हाँ, बुक्स से नेवर, यानी कि आपने कोई बुक खोलनी ही नहीं है। आपने अच्छा बस ठीक यही है। गाइडलाइन, देखो मैंने एक अदीना, लंबी लिस्ट लिसन बताई थी, बस लिसन, यही पढ़नी। आप
आप MRCOG के पास पेपर्स निकालो और अपने CPSP के निकाल लो, तो वो आपको नजर आ जाएगा। तो फिर इसका डिफरेंट, मतलब हमारा पैटर्न ऐसा ना जिसमें हम टेक्स्ट बुक को बाईपास नहीं कर सकते, हाँ फिर ये नहीं, रीजन हमारा हुआ ना। पैटर्न, हमारा एग्जाम का पैटर्न ही ऐसा है कि हमें पढ़नी हाँ, पड़ती है। हाँ बस फिर ये बात होगी, क्योंकि वो बिल्कुल, लोग तो सिर्फ गाइडलाइंस पढ़ते हैं और पास हो जाते हैं, यानी कि मैंने अपना नॉलेज भाई कंपेयर देखिए किया उनका उनसे। एग्जाम स्टैंडर्ड डिफरेंट है, हमारा डिफरेंट है। हमारे जो CPSP का जो वो होता है क्राइटेरिया, वो ये होता है कि कैंडिडेट क्लिनिकली बहुत मैच्योर हो। आप क्लिनिकली अंदाजा लगाएंगे PID है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। गार्ड माई पॉइंट। हाँ, मैं आपको ये तो बता रही हूँ कि जो हमारा नॉलेज है ना, वहाँ पे पाकिस्तानी डॉक्टर्स हम 7-8 थे, तो मैं उनमें भी कंपेयर करती थी कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो ज्यादा कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन हमारे लोग मतलब मुश्किल से पास होते हैं, और वो लोग जो हैं बड़े इजी से उन्होंने मतलब गाइडलाइंस पढ़ी और पास होके आ जाते हैं, फिर भी मैं हमारी आपको क्लिनिकल बताऊं, उनसे better होती प्रैक्टिकली वी पीपल आर वेरी गुड इन आवर प्रैक्टिकल फील्ड, क्योंकि हमें विदाउट सिंगल इन्वेस्टिगेशन हम पेशेंट जो है ना अप्रोच कर लेते हैं। और वहाँ हर हर लेवल पे इन्वेस्टिगेशंस हैं, हर लेवल पे इन्वेस्टिगेशंस। हम यहाँ इन्वेस्टिगेशंस इतनी ऐड नहीं कर सकते। तो कॉम्पिटेंसी में मुझे कोई डाउट नहीं है, पाकिस्तानी डॉक्टर्स आर एक्सीलेंट। एक एक डॉक्टर जो विदाउट सिंगल इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस बना के मरीज मैनेज करके ठीक कर सकता है, तो आप सोचें, वो तो लाइक मैजिशियन है ना, इतना वो क्लिनिकली साउंड है। तो जो गाइडलाइन बेस्ड चलते हैं, तो उसमें उनके ना प्रोटोकॉल्स हैं, SOPs हैं। बस स्टेप 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, आपने वो फॉलो करना ही करना। ठीक तो है, फिर इसका मतलब है कि हम अगर ज्यादा मेहनत करते हैं अगर बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि फिर हमें उसका रिवार्ड भी मिलता है ना, फिर हमें अफसोस नहीं होना चाहिए ज्यादा मेहनत करने का। बस वो एंड पे नजर रखें, एंड पे आप सक्सेसफुल ज्यादा हो। जब आप FCPS पास कर सकते हो, आप MRCOG भी कर सकते हो। ठीक बात है, बस चलें, मुझे हो ये पूछना। थैंक यू। ओके, एनीथिंग एल्स? सर्वर, नसीर, नूर फातिमा, डॉक्टर बैंडे, आयशा, फरीहा, ज़ाहरा, आई थिंक आप सारे एस कोर्स से हो ना? तो हम एस कोर्स में लेबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अभी रमजान और नमाज के बाद हम CTG करेंगे। लिंक यही रहेगा। कोई आपकी क्यूरी है तो पूछ लें, फिर मैं ब्रेक ले लेती हूँ। कोई क्यूरी नहीं है, चलो गुड। तो इसमें मिक्स ऑडियंस है, जैसे कि मैंने बताया। इसमें 2023 के भी एग्जाम कैंडिडेट हैं। तो CTG हम बड़ा बेसिक करके स्टार्ट करेंगे और फिर थोड़े कॉम्प्लिकेटेड इसमें सिचुएशंस ऐड करेंगे। तो जस्ट बिफोर दिस सेशन एक ओरिएंटेशन सेशन था मेरा फॉर 2023 FCPS, MCPS एंड MS कैंडिडेट्स। उसमें मैंने सिलेबस आउटलाइन बताई थी। आप अगर जानना चाहें सिलेबस आउटलाइन, मैं क्विकली रिव्यू करा सकती हूँ। मैम नहीं, टॉक्स के लिए कराएं प्लीज थोड़ा सा। ओके, नहीं वो सब चीज CTG तो ऑब्वियसली आएगी, ट्रेसेस देख के आप पहचान लेंगे, पढ़नी आएगी तो फिर एक्शन लेंगे। चलें ठीक है, मैं क्विकली गो थ्रू नहीं कराती। तो 2023 के लिए थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एस कोर्स स्टार्ट हो रहा है 6 मंथ के लिए। इसमें प्रॉपर सिलेबस कवर करेंगे और 2-3 रिवीजन सर्किट्स हैं, साथ में टॉपिक वाइज रिकॉल्स हैं और गाइडलाइन की भी समरी है। इसके अलावा MCPS के भी कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए लेबर में CTG बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। उनका सेकंड ग्रुप स्टार्ट हो रहा है, सोलो फास्ट, जिसमें सिर्फ IMM के पास पेपर्स हैं, और मास्टर फास्ट IMM क्रैश कोर्स, जिसमें MCPS के भी अपार्ट फ्रॉम IMM पूल पेपर्स ऐड है। इसके अलावा 5x1 सेशन इन प्रोग्रेस, पहला बैच प्रोग्रेस में है। सेकंड बैच 15 जून से स्टार्ट होगा, जिसमें हम FCPS का कंप्लीट पूल, MCPS का कंप्लीट पूल, IMM का कंप्लीट पूल कर रहे हैं। ठीक है, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन अस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं CTG। जस्ट एक मिनट।